हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में आज का अपना टॉपिक है होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो जो लास्ट अपना लेक्चर था लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री एंड उनके करस्पॉन्डिंग जो कंजर्वेशन लॉ अपने को मिले थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट जो सिमेट्री थी अपने पास वो थी होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, और उसको थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वहाँ अपन ने डिस्कस किया था कि एक अपना सिस्टम था, वो सिस्टम कैसा था, होमोजीनियस। ठीक है, और होमोजीनियस सिस्टम को मैंने डिफाइन किया था कि एक ऐसा सिस्टम जिसके एवरी पार्ट पर, ठीक है, एवरी पॉइंट पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, इनवेरिएंट रहती है। ठीक है, कि यदि अपन सिस्टम के पार्टिकल्स को थोड़ा सा उनकी खुद की पोजीशन से यदि थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपन ने किसके थ्रू डिफाइन की थी, लैग्रांजियन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन सिस्टम की मोशन को किसके थ्रू डिस्कस करते हैं, लैग्रांजियन के थ्रू। तो यहाँ अपन ने जो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस था उसके डेफिनेशन को किस तरीके से दिया था कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस इम्प्लाइज दैट द लैग्रांजियन ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज अंडर द स्मॉल आर्बिट्री ट्रांसलेशन। यदि अपन सिस्टम के पार्टिकल्स को थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, तो इस कंडीशन में उस सिस्टम का जो करस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन होता है वो इनवेरिएंट रहता है। ठीक है, और जब ये कंडीशन अपन ने सिस्टम के लिए अप्लाइड करी थी तो उस सिस्टम के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी अपने को कंजर्व मिली थी वो था अपना लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ अपन ने जो फर्स्ट सिमेट्री थी वहाँ पे अपन ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब बात करें अपन सेकंड टाइप ऑफ सिमेट्री की, तो देखिए सेकंड टाइप ऑफ सिमेट्री में अपने पास था आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि यदि सिस्टम कैसा था अपना, आइसोट्रॉपिक था, दैट इज एवरी डायरेक्शन। ठीक है, सभी डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम अपना था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी थी, इनवेरिएंट थी, अनचेंज थी। ठीक है, कि यदि अपन सिस्टम को जो अपना सिस्टम है अपने पास उसको किसी भी डायरेक्शन के अबाउट हल्का सा यदि अपन रोटेट करते हैं, स्मॉल रोटेशन यदि अपन सिस्टम को देते हैं, तो उस रोटेशन के अबाउट अपना जो लैग्रांजियन होता है वो क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। लैग्रांजियन की वैल्यू में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और वहाँ पे अपन ने इस कंडीशन को अप्लाई करके जो कंजर्व क्वांटिटी अपन ने निकाली थी वो था अपना एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यदि सिस्टम में होमोजेनिटी है तब अपनी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, लीनियर मोमेंटम। और जब स्पेस सिस्टम अपना डायरेक्शन के अबाउट, ठीक है, डायरेक्शन बोले तो रोटेशन के अबाउट यदि अपना सिस्टम सिमेट्रिक है तब अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री अपनी हो गई थी। थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री है अपने पास होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या स्टडी करना है कि सिस्टम कैसा होगा, टाइम के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कि यदि अपन किसी टाइम टी पे पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ट्रांसलेट यदि करते हैं, तो उस कंडीशन में सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो लैग्रांजियन होगा वो क्या रहेगा, अपना इनवेरिएंट रहेगा। तो हेडिंग है अपनी, देखिए हेडिंग है अपनी होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, ठीक है, कि यदि अपना सिस्टम टाइम के रेस्पेक्ट में होमोजीनियस होता है तो वहाँ पे क्या होती है, अपनी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड होती है। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना रहेगा, देखिए जैसे कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में किया था काम, सेम वैसा ही काम अपने को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, होमोजेनिटी ऑफ टाइम, homogeneity of time implies that homogeneity of time implies that the Lagrangian of system, Lagrangian of system Lagrangian of system remains unchanged, system remains unchanged under टाइम ट्रांसलेशन। यदि अपन सिस्टम को क्या करें, टाइम के रेस्पेक्ट में यदि थोड़ा सा ट्रांसलेशन यदि अपन सिस्टम में करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम का जो लैग्रेंजियन रहता है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। तो 4 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, फॉर स्मॉल आर्बिट्री ट्रांसलेशन, स्मॉल आर्बिट्री ट्रांसलेशन आर्बिट्री टाइम ट्रांसलेशन, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में अपन चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिखा जाएगा आर्बिट्री टाइम ट्रांसलेशन, आर्बिट्री टाइम ट्रांसलेशन, द चेंज इन लैग्रेंजियन, यहाँ लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग चेंज इन लैग्रेंजियन इज गिवन बाय, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो अपन ने चेंज किया है उसके करस्पॉन्डिंग जो अपना लैग्रेंजियन में चेंज होगा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल एल इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल टी इंटू डेल टी, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो अपने पास लैग्रेंजियन एल में चेंज हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए जबकि अपने को पता है फॉर स्मॉल टाइम ट्रांसलेशन, फॉर स्मॉल टाइम ट्रांसलेशन दैट इज टी को किस तरीके से चेंज किया है, टी प्लस डेल टी, और डेल टी किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, चेंज इन टाइम कोऑर्डिनेट, एल रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर स्मॉल टाइम ट्रांसलेशन, एल की वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है, दैट इज यहाँ पे डेल एल क्या होगा अपना 0 हो जाएगा, चेंज इन लैग्रेंजियन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यदि डेल एल 0 है तो इस वाली इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल एल अपॉन डेल टी भी अपना क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यदि डेल एल अपॉन डेल टी अपना 0 होगा तो यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिलता है कि जो लैग्रेंजियन एल है अपना किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम टी पर, दैट इज लिख सकते हैं एल डज नॉट डिपेंड ऑन, एल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिलता है कि जो अपना सिस्टम का लैग्रेंजियन है, टोटल एल है, वो टाइम टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनवेरिएंट ऑफ टाइम टी, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या काम करना है, ये अपने पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अपने को किसके लिए काम करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। तो ये अपन किसके थ्रू करेंगे, लैग्रेंजियन एल के द्वारा।
सिंस जो अपना टोटल L होता है किस किस का फंक्शन होता है, R1 R2, ये अपना कहाँ तक वेरी करेगा, Rn, साथ ही साथ R1 डॉट R2 डॉट एंड Rn डॉट। ठीक है, लाग्रांजियन अपना किस किस का फंक्शन होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। ठीक है, अब इस L का यदि अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लें तो वो डेरिवेटिव हो जाएगा टेकिंग द टाइम डेरिवेटिव ऑफ अबव फंक्शन। यदि अपन इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग द टाइम डेरिवेटिव ऑफ अबव फंक्शन, यदि L का अपन क्या लेते हैं, टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है, dl अपॉन dt इक्वल्स टू समेशन ओवर आई को वेरी करवा देंगे, डेल L अपॉन डेल RI, और जो DRI अपॉन dt आएगा उसको मैं लिख रही हूँ RI डॉट। इसी तरीके से समेशन ओवर आई डेल L अपॉन डेल RI डॉट, और यहाँ पे देखिए जब RI डॉट का एक और बार टाइम डेरिवेटिव होता है तो RI के साथ कितने डॉट होंगे, 2 डॉट होंगे। ठीक है, तो RI डबल डॉट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ लाग्रांजियन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे इक्वेशन 2। ओके, तो सिंस फ्रॉम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, अपने पास लाग्रांज इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, अपन सभी जानते हैं, फ्रॉम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, लाग्रांज इक्वेशन अपने पास डी बाई डी टी ऑफ डेल L अपॉन डेल RI डॉट, यहाँ पे RI डॉट के टर्म्स में मैं लिख रही हूँ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है अपना RI, एंड माइनस डेल L अपॉन डेल RI इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, डेल L अपॉन डेल RI की। तो इस इक्वेशन से यदि मैं डेल L अपॉन डेल RI की वैल्यू लेती हूँ तो वो अपने पास होगी डेल L अपॉन डेल RI इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डेल L अपॉन डेल RI डॉट। ओके, ये अपने पास हो जाएगी स्टूडेंट्स इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 3 अपने पास आई है इसको अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ओके, तो देखिए जब अपन इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 3 का जो रिजल्ट है वो इक्वेशन 2 में अपन पुट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो अपने को रिजल्ट मिलता है, देखिए dl अपॉन dt इक्वल टू समेशन ओवर आई। और यहाँ देखिए एक बार क्या काम करने जा रहे हैं अपन कि टोटल जो अपने पास dl अपॉन dt था, एक बार इसको देख लीजिए कि जो टोटल अपने को टाइम डेरिवेटिव ऑफ लाग्रांजियन मिला था वहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है अपने पास, फर्स्ट टर्म में वैल्यू है डेल L अपॉन डेल RI, और इस डेल L अपॉन डेल RI की जगह अपने को वैल्यू पुट करनी है क्या, d बाई डी टी ऑफ डेल L अपॉन डेल RI डॉट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आएगी किस फॉर्म में आएगी, यहाँ पे अपना इसी इक्वेशन 3 को अपन इक्वेशन 2 में यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने पास हो जाएगी, देखिए डी बाई डी टी ऑफ डेल L अपॉन डेल RI डॉट, एंड साथ में क्या था RI डॉट। ओके, एंड सेकेंड टर्म क्या थी अपने पास इक्वेशन 2 की, वो थी समेशन ओवर आई डेल L अपॉन डेल RI डॉट एंड RI डबल डॉट। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो अपने पास इक्वेशन है, ये क्या इस इक्वेशन को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ओवर आई डी बाई डी टी ऑफ डेल L अपॉन डेल RI डॉट इंटू RI डॉट। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? हाँ, क्योंकि यदि अपन इसका वापस
इस जो ब्रैकेट में अपने पास क्वांटिटी है इसका यदि अपन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये ऊपर वाली इक्वेशन अपने को वापस मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने पास ये किसकी वैल्यू आई है, dl/dt की, ये अपने पास वैल्यू आई है dl/dt की, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने पास L के साथ dy/dt है और यहाँ पे भी इस टर्म के साथ अपने पास dy/dt है। तो यहाँ पे अपन इन दोनों के लिए लिख सकते हैं dy/dt ऑफ समेशन ओवर i del L/del ri डॉट एंड माइनस L, और ये अपने पास आएगा इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को अपन ने एक साथ लिख के अपने पास एक नई इक्वेशन आ गई और इसको अपन लिखेंगे इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कि जो L होता है अपना, सिंस L अपने पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, L को अपन लिख सकते हैं L होता है अपना T माइनस V, और यहाँ पे T की वैल्यू क्या होती है m RI डॉट का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को अपन लिख सकते हैं कोई भी V फंक्शन ऑफ R। अब इस यदि पूरे L की वैल्यू का यदि मैं R डॉट के रेस्पेक्ट में क्या करती हूँ, डिफ्रेंशिएशन करती हूँ, तो देखिए ओनली फर्स्ट टर्म का अपने पास क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, और वो अपने पास आ जाती है टर्म हाफ m एज इट इज़ रहेगा और RI डॉट के स्क्वायर का हो जाएगा 2 RI डॉट। तो 2 से 2 यहाँ पे अपना कैंसिल हो गया, और डेल L/del RI डॉट की अपने पास वैल्यू क्या है, ये देखिए mi RI डॉट, ठीक है, सिंगल m लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को अपन कहाँ यूज़ करते हैं, इक्वेशन 4 में, तो इसको मैं लिखती हूँ इक्वेशन 5, और इक्वेशन 5 को अपने को कहाँ यूज़ करना है, इक्वेशन 4 में। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो इक्वेशन 4 को अपन यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन, यहाँ लिखती हूँ मैं यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, रिजल्ट आएगा अपने पास देखिए dy/dt ऑफ, वहाँ पे अपने को यूज़ करना है इक्वेशन अपने पास dy/dt ऑफ, dy/dt अपना एज इट इज़ रहेगा, और जो ब्रैकेट में अपने पास क्या है यहाँ पे देखिए डेल L/del RI डॉट है, और इसकी वैल्यू अपने को क्या लिखनी है, m RI डॉट। ओके, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं देखिए m RI डॉट, ये तो अपने पास डेल L/del RI डॉट की वैल्यू आ गई, और RI डॉट अपना पहले से था वहाँ पे, तो लिख सकते हैं अपन RI डॉट एंड माइनस L, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये जो अपने पास ब्रैकेट में वैल्यू आई है उसको अपन लिख सकते हैं m RI डॉट का स्क्वायर माइनस L, और अपने को पता है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको अपन कैसे लिखते हैं, m RI डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से यदि अपन क्या करें, m RI डॉट स्क्वायर की वैल्यू यदि अपन लेना चाहें तो वो अपने पास क्या आएगी 2t। तो ये जो अपने पास m RI डॉट की वैल्यू आई है वो वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो वो अपने पास आ जाएगी dy/dt ऑफ 2t माइनस L और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या काम कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन अपनी किस फॉर्म में बनी है, dy/dt ऑफ 2t माइनस L इक्वल्स टू 0, एंड अपने को पता है कि L क्या होता है अपना t माइनस v। तो ये जो L की वैल्यू है ये अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुटिंग अबव वैल्यू, इसको यदि मैं इक्वेशन 6 देती हूँ तो यहाँ पे जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाता है, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 6। तो जब टोटल L की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो अपने पास क्या इक्वेशन बन जाती है, dy/dt ऑफ 2t अपना एज इट इज रहेगा, और L की जगह अपने को क्या वैल्यू यूज़ करनी है, t माइनस b। तो t, और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ L के साथ भी माइनस है, तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, माइनस t प्लस b। तो 2t माइनस t, तो वो टोटल अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, dy/dt ऑफ t प्लस v, और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं,
t प्लस वी, यदि टाइम डेरिवेटिव ऑफ t प्लस वी क्या है, इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट निकलता है कि t प्लस वी क्या होगा, अपना कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे जो t प्लस वी अपने को मिला है यही क्या कहलाता है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो t प्लस वी होगा अपना, ये क्या होगा, कांस्टेंट, और यही जो t प्लस वी की वैल्यू है अपने पास, यही किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लिख सकते हैं t प्लस वी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, और आगे के लेक्चर में अपन इसको क्या बोलेंगे, हैमिल्टोनियन H, और वो क्या हो जाएगा अपने पास, कंजर्व्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो अपने पास मिला है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। किस केस में, जब सिस्टम क्या हो अपने पास, सिस्टम के लिए होमोजेनिटी हो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, दस लिख सकते हैं अपन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम is conserved in case of homogeneity of time। ठीक है, यदि सिस्टम में क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में होमोजेनिटी है, तो इस केस में जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों टाइप की सिमेट्री को अपन ने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री थी अपने पास होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, जहाँ पे अपने पास एंगल टोटल लीनियर मोमेंटम क्या था, कंजर्व्ड था। सेकंड टाइप ऑफ सिमेट्री थी अपने पास, देखिए स्टूडेंट्स, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, जहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था कि यदि सिस्टम को अपन किसी भी डायरेक्शन के अबाउट स्मॉल रोटेशन दे देते हैं, तो उस केस में अपना लैग्रेंजियन क्या रहता है, इन्वेरिएंट रहता है, और उस सिस्टम के लिए क्या होगा, अपना टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, और थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री अपने पास होमोजेनिटी ऑफ टाइम, और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि यदि सिस्टम के पार्टिकल्स को अपन किसी भी टाइम के लिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं, तो उस केस में भी अपना लैग्रेंजियन क्या रहता है, इन्वेरिएंट रहता है। और यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास कंजर्व्ड होगी वो होगी टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और इस टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये जो अपने पास T प्लस बी की फॉर्म आई है, यही क्या कहलाती है सिस्टम के लिए, हैमिल्टोनियन। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम को। ठीक है, तो सिमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस एंड टाइम और उनके करस्पॉन्डिंग जो कंजर्वेशन लॉ थे वो अपना हो गया है। नेक्स्ट अपना आगे के लेक्चर में क्या स्टार्ट होगा, हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।